जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 114 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को भी दबा ले, ठीक, ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख ले, ठीक। और आप लोग पूरा वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा, ठीक। और आप अंत तक बनने के बाद आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक ना। यानी कि मोटर गाड़ी का जो इंजन होता है उसको ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग, मतलब किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक। देखिए ऑप्शन एम दिया है कि पॉलीग्राफ। देखिए पॉलीग्राफ का यूज क्या है। ये देखिए कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो यानी कि झूठ जो बोल रहा है ना उसी को पता लगाने का यंत्र है ये पॉलीग्राफ, ठीक। बी में है टरबाइन। देखिए टरबाइन का यूज क्या है। देखते होंगे आपको विद्युत गृहर में देखते होंगे, चाहे देखिए विंड पावर वाला में होता है जो पंखी लगा रहता है, जो कि आपको टरबाइन के माध्यम से जो है ना आपको घूमते रहता है, अथी बिजली उत्पादन होता है, ठीक ना। तो ये कहाँ पर होता है, तो ये बिजली उत्पादन में प्रयोग होता है टरबाइन का, ठीक। सी नंबर में दिया है आपको रेडिएटर। देखिए रेडिएटर ही जो है आपको ये मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करता है, ठीक ना। यहाँ देखिए रेडिएटर में जो यहाँ पानी डाला जा रहा है, ठीक ना। ये पानी डाला जा रहा है, ये किस लिए डाला जा रहा है, ताकि ये जो है ना इसका इंजन ठंडा रहे, ठीक। देखिए डी में दिया हुआ है आपकी क्वाड्रेट, ठीक ना। देखिए क्वाड्रेट का यूज कहाँ पर होता है। ये देखिए इसका यूज नौ संचालक तथा खगोल विज्ञान में होता है, ठीक ना। कि नौ संचालन करता है, नौ संचालन एंड खगोल विज्ञान में इसका यूज होता है, ठीक ना। तो इसका यूज जो होता है खगोल विज्ञान किस लिए होता है, इसमें देखिए ऊंचाई तथा कोण को मापने के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक नहीं। हमसे पूछा है मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए, तो मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए किसका यूज होता है, तो रेडिएटर का, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि वाटर गेज तकनीकी का उपयोग किया जाता है किस चीज़ में। देखिए वाटर गैस तकनीकी जो है सबसे पहले समझिए कि वाटर गैस तकनीकी है क्या, ठीक ना। देखिए वाटर गैस तकनीकी में क्या किया जाता है कि एक पतली पाइप लिया जाता है, ठीक। देखिए एक पतली पाइप लिया जाता है, ठीक। एक पूरा पतला सा पाइप रहता है, ठीक। और इसके द्वारा जो है ना पानी के धार को बहुत तेज़ी से, इसमें देखिए पतला पाइप रहेगा तो उसमें पानी बड़ी प्रेशर से आएगा, ठीक ना। प्रेशर से पानी को लाया जाता है, बहुत तेज़ी से छोड़ा जाता है, ठीक ना। और इससे क्या किया जाता है कि इसका छोड़ा जाता है तो इसमें क्या किया जाता है कि खदानों में जो है ना आपको इसका यूज किया जाता है, ठीक ना। खदानों में किसी चीज़ को भेदने के लिए, ठीक। तो इसका यूज होता है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खदानों में वेदन में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक। देखिए परिवर्तन दो प्रकार का होता है, ठीक। एक होता है आपको रासायनिक और दूसरा होता है भौतिक परिवर्तन, ठीक। देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ का अगर परिवर्तन हो गया है ना तो वो पुनः हमें नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो ये क्या हो गया आपको रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक ना। इसमें क्या होगा कि पुनः नहीं मिलता है, ठीक, नहीं मिलता, ठीक। अब भौतिक परिवर्तन में क्या हो गया कि अगर उसका परिवर्तन हो गया तो वो हम पुनः उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं उस चीज़ से, ठीक। तो इसमें जो है इसे पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते कि इसका उदाहरण देख लीजिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कोई लकड़ी है, ठीक, ये लकड़ी है, ठीक। लकड़ी को हम जला दिए हैं, ठीक। लकड़ी को जला दिए हैं तो ये जल गया पूरा, ठीक है। जलने के बाद क्या हो गया, यहाँ राख बन गया, ठीक। अब देखिए इस राख बन गया, इस राख से हम पुनः लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक ना। तो इसी कारण से क्या हो गया आपको रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक। अब देखिए भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण देख लीजिए। देखिए जैसे पानी है, यहाँ पानी है भरा हुआ इस टब में, ठीक। ये पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, ठीक। इस टब में ये पानी भरा हुआ, अब देखिए इस पानी को जब हम ठंडा करेंगे बहुत ज़्यादा तो ये बर्फ़ में बदल जाएगा, ठीक। ये बर्फ़ का एक सिल्ली बन गया, ठीक। ये बर्फ़ का जो सिल्ली बन गया इसे पुनः हम इस सिल्ली पर टेम्परेचर देख कर गला कर पुनः इसे हम पानी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही तो भौतिक परिवर्तन का यही तो गुण है, ठीक। तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया, ठीक। अब देखिए हम ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ हमसे पूछा है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है, ठीक। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि प्रिज्म से गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का 7 रंग में विभक्त होना, ठीक। देखिए प्रिज्म से जब गुजारते हैं श्वेत प्रकाश को तो ये 7 रंग में क्या हो जाता है आपको अलग अलग 7 रंग में विभक्त हो जाता है, ठीक है। विभक्त हो गया तो अब पुनः ये सातों रंग को जब हम गुजारेंगे तो पुनः ये श्वेत रक्त में प्राप्त हो जाएगा, सातों रंग को मिला देंगे तो यानी क्या है ये भौतिक हो गया, ठीक। तो ये रासायनिक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। बी है सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना, ठीक। देखिए सब्जी को जब पकाया जाता है तो मुलायम हो जाता है, ठीक। देखिए मुलायम जो हो गया सब्जी इसे पुनः हम तो जैसा था पहले पूर्व स्थिति में तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यही रासायनिक परिवर्तन है, ठीक। तो इसका उत्तर
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सीम दिया हुआ है कि सनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना। देखिए सना हुआ मिट्टी रहता है, वो सूख जाता है, क्या होता है, वो भंगुर हो जाता है, उसका वाष्प ऊपर उड़ जाता है तो वो भंगुर हो जाता है। ठीक, अब पुनः हम उसमें पानी मिला करके सान सकते हैं, मतलब ये भौतिक हो गया। ठीक, अब देखिए डी दिया हुआ है कि नमक के पानी में घुलना। ठीक, देखिए पानी में जो है नमक घुल गया। ठीक, तो नमक घुल गया तो इसे देखिए हम अलग करके पुनः नमक हम प्राप्त कर सकते हैं, कि देखिए वाष्पीकरण करेंगे तो पानी जो है वाष्प बन के ऊपर उड़ जाएगा। ऐसे हम स्टोर भी कर सकते हैं पानी को संघनन विधि से। तो और ये नमक बच गया, यानी कि ये भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है। देखिए तीसरे और चौथे समूह का जो ऑक्साइड होता है, देखिए उसका सामान्य गुण क्या है। देखिए आवर्त सारणी में जो तीसरे व चौथे समूह के ऑक्साइड का ये सामान्य गुण जो है ना बेसिक और एसिडिक होता है। ठीक ना, और ये जो है ऑक्साइड, ये ऑक्साइड कैसा होता है, तो ये उभयधर्मी होता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेसिक और एसिडिक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण यानी कि MRI। देखिए MRI का यूज कहाँ पर होता है। ठीक, देखिए MRI, देखिए MRI का जो यूज होता है, सबसे पहले देखिए MRI का फुल फॉर्म देख रहे हैं। देखिए MRI का फुल फॉर्म होता है आपको मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ठीक, यानी कि मैग्नेटिक रिजोनेंस रिजोनेंस इमेजिंग। ठीक, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ठीक, इमेजिंग। ठीक, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग हो गया इसका फुल फॉर्म। ठीक, अब देखिए इसका यूज कहाँ पर होता है। देखिए इसमें देखिए किस प्रक्रिया का प्रयोग होता है। ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एंड रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए रेडियो तरंग का प्रयोग करके क्या किया जाता है कि शरीर के जो विभिन्न अंग होता है ना, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में इसमें जानकारी लिया जाता है। ठीक ना, और देखिए ये जो है आपको किस ये तकनीकी जो है किस परिघटना पर आधारित है, ये आपको ये तकनीकी जो है आपको नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद के परिघटना पर आधारित है। ठीक है, किस परिघटना पर, तो नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद परिघटना पर ये आधारित है। ठीक ना, यहाँ देखिए हमसे यही पूछा है कि किस परिघटना पर आधारित होती है, किस परिघटना पर आधारित है, तो नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कथन ए और कथन आर दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए कथन ए को हम पढ़ते हैं। कथन ए में क्या कहा है कि उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतम हो जाती है। ठीक ना, ये अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगा, तो और तेजी हो जाएगा। ठीक, तो ये बात सही है। ठीक है, आर मैंने के कारण में कहा है कि उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। ठीक बात है, देखिए टेम्परेचर जब हम देते हैं कोई भी चीज़ में, उसका आणविक गति जो अंदर का जो अणु का गति होता है वो और बहुत तेजी हो जाता है। ठीक ना, और ये जो अणु का गति तेजी हो जाता है यानी कि द्रुत यानी कि तेज हो जाता है, तो यही तेजी के कारण जो है अभिक्रिया भी तीव्रतर हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए भी सही है, आर भी सही है, और ये आर जो है आपको ये ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक, देखिए एटम में जो है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। देखिए इसका हम समझ लेते हैं इसका क्या इतिहास है। ठीक, देखिए इसका इतिहास क्या है कि सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या किया था कि इन्होंने परमाणु में न्यूट्रॉन की अस्तित्व को प्रस्तावित किया था। ठीक, उनकी परमाणु के अंदर इन्होंने न्यूट्रॉन को प्रस्तावित किया था। ठीक ना, लेकिन जो है न्यूट्रॉन की खोज किन्होंने किया था, तो वर्ष 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक, और इन्होंने पता लगाया कि जो बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं तथा परमाणु पर जो होता है तीव्र गति करने वाले जो बम वर्षा की जाए तो उसमें से विद्युत उदासीन का निकलते हैं। ठीक ना, जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक, तो इसका खोज किन्होंने किया था, तो 1932 में चैडविक ने किया था। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चैडविक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विश्व में कौन सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। ठीक ना, यानी विश्व यानी कि यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में जो है सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है। ठीक, देखिए इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि ये इस विश्व यानी कि इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। ठीक, देखिए इस ब्रह्मांड का निर्माण जो हुआ ये आपको महाविस्फोटक सिद्धांत पर हुआ है। ठीक, किस सिद्धांत पर, तो महाविस्फोटक सिद्धांत पर हुआ। ठीक, महाविस्फोटक सिद्धांत के पश्चात ये हुआ। ठीक ना, ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो इस समय जो है ना आपको 3/4 भाग से अधिक यहाँ पर हाइड्रोजन था। ठीक,
और जो है 1/4 भाग क्या था, 1/4 से भी कम था आपको ये हीलियम था, ठीक है ना। और जो हीलियम था उस समय, और ये देखिए जो हाइड्रोजन था 3/4 से, ये जो है ना थोड़ा सा ही मात्रा नष्ट हो पाया, ठीक ना। और अभी भी बहुत ज़्यादा मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है। देखिए 1 किलोवाट घंटा का मान जो होता है ये होता है आपको 3.6, कितना होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है, ठीक। तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि टैकियन से तात्पर्य, कि टैकियन टैकियन क्या है। देखिए टैकियन क्या है कि जो है आपको ग्रीक भाषा का एक शब्द है। टैकियन क्या है, तो ये आपको ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ठीक। ये किसका भाषा है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक। देखिए इसका अर्थ क्या होता है कि ऐसी परिकल्पनात्मक कण जो कि प्रकाश की गति से भी तीव्र चलता है, यानी कि जो ग्रीक भाषा में जो होता है इसका अर्थ क्या होता है कि ऐसी परिकल्पना किया गया है ऐसा कण का जो कि प्रकाश की गति से भी तीव्र चलता है, ठीक। तो देखिए किस इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर एम देखिए दिया हुआ है, प्रकाश गति से तीव्र गति करने वाला कण को क्या कहते हैं, तो टैकियन कहते हैं, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं है इसका मतलब क्या है कि गलत कथन को हमें चुनना है, ठीक। अब देखिए ऑप्शन ए में देखते हैं कि किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, ठीक बात है। देखिए कोई जलीय विलयन है, ठीक ना, कोई जलीय विलयन है तो उसमें कुछ ना कुछ तो अशुद्धि रहेगा ही, ठीक। और ये शुद्ध जल है जो एकदम प्योर वाटर है, ठीक ना, इसमें अशुद्धि नहीं है, ठीक ना। तो अशुद्धि नहीं है तो इसका क्वथनांक क्या होता है, आपको कम होता है, ठीक ना। और जो होता है आपको ये जलीय विलयन यानी कि जिसमें थोड़ा सा भी अशुद्धि रहता है तो उसका क्वथनांक क्या होता है, आपको अधिक होता है, ठीक ना, ठीक। तो ये क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, ठीक। यहाँ जो है आपको ये कुछ डाउटफुल लग रहा है, ठीक। तो इसको अभी छोड़ते हैं, ठीक। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए सी में कहा है कि किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल के वाष्प दाब की तुलना में निम्नतम होता है, यानी कि किसी विलयन में, ठीक ना, उसमें जल का वाष्प दाब शुद्ध जल के वाष्प दाब से क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो ये बात सही है, ठीक। देखिए ऑप्शन डी में कहा है कि जब किसी विलयन को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है, ठीक। ये बात सही कहा है, ठीक ना। यहाँ हमसे गलत कथन पूछा है तो गलत कथन कौन है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि म्यूजिक कंस्ट्रक्शन में के लिए हॉल का दीवार क्या। देखिए म्यूजिक कंस्ट्रक्शन के लिए अगर कोई हॉल बनाया गया है कि वहाँ पर हमको म्यूजिक करना है, मतलब वहाँ पर कोई भी प्रोग्राम करना है तो उसके लिए जो है हॉल की दीवार पर क्या किया जाता है, ये देखिए उसको जो है ना आपको ध्वनि रोधक बनाया जाता है, ठीक ना। मतलब वहाँ पर ध्वनि जो है ना गूंजे नहीं जाता, ठीक ना। तो उस टाइप का वहाँ का दीवार बनाया जाता है, ठीक। तो उसके लिए क्या कहता है कि वहाँ पर क्या होना चाहिए कि वो दीवार कैसा होना चाहिए, तो दीवार जो है ध्वनि का अवशोषक होना चाहिए ताकि ध्वनि को अवशोषण कर ले और भी गूंजे नहीं, ठीक। तो इसका उत्तर कैसा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि साइकिल और कारों में बॉल वायरिंग का प्रयोग होता है क्यों। देखिए साइकिल और कार में जो है बॉल वायरिंग का प्रयोग क्यों होता है। देखिए सबसे पहले देखिए अगर बॉल वायरिंग नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक। देखिए ये धुरी है चक्का का, ठीक। ये चक्का का धुरी है, इस पर चक्का क्या है लगा हुआ है, ठीक। चक्का लगा हुआ है जिसमें अगर बॉल वायरिंग नहीं है तो देखिए चक्का का जो है ये पहिया का जो है कुछ न कुछ यहाँ पर भाग होगा, ठीक ना। ये जो क्या करेगा ये चलते चलते क्या होगा, ये धुरी को काट देगा और पहिया भी जो थोड़ा थोड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है, अगर नहीं है बॉल वायरिंग, ठीक। अगर यहीं पर जो है इस धुरी पर हम बॉल वायरिंग कर देते हैं छोटा छोटा तो ये क्या होता है कि यहाँ पर देखिए इसके अपेक्षा जो है ना यहाँ पर घर्षण का मान जो है थोड़ा कम हो जाता है, ठीक ना। देखिए घर्षण का मान कम हो जाता है तो इसमें जो है क्षति कम होता है, ठीक ना। तो देखिए मतलब मुख्य रूप से क्या है कि इसका जो है ना घर्षण कम करने के लिए इसको किया गया है, ठीक ना। देखिए किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि पहिया और धुरी के बीच स्पर्श का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है। नहीं, जब देखिए बॉल वायरिंग देते हैं तो इसका वास्तविक क्षेत्र जो है ना घट जाता है, ठीक नहीं, बढ़ता नहीं है, ठीक। देखिए बी में दिया हुआ है कि पहिया और धुरी के बीच स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है। नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक। सी में दिया हुआ है कि पहिया और धुरी के बीच स्पर्श के प्रभावी क्षेत्र घटता है। हाँ सही बात है, क्योंकि देखिए बॉल वायरिंग जो देते हैं ये छोटा सा ही क्षेत्र नहीं इसको छेड़ता है, ठीक ना। यानी कि प्रभावी क्षेत्र क्या हो गया, घट गया, ठीक ना। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचालन होता है तो किस प्रकार। देखिए दूरदर्शन पर संचालन में क्या होता है, इसमें देखिए ध्वनि का संचरण करना होगा। देखिए ध्वनि का संचरण होगा तो देखिए ध्वनि का संचरण किस माध्यम से होता है, ये होता है आपको आवृत्ति मॉडुलन के द्वारा। किसके द्वारा, तो ये आवृत्ति मॉडुलन के द्वारा, ठीक। और देखिए चित्र का संचारण किसके द्वारा होता है, यानी कि चित्र का संचारण
चित्र का संचालन जो होता है ये आपको आयाम मॉड्यूलेंस होता है। किसके द्वारा? तो ये होता है आपको आयाम मॉड्यूलन के द्वारा होता है। ठीक, तो यहाँ हमसे क्या पूछा है कि चित्र संदेशों का संचालन किसके द्वारा होता है? चित्र संदेश का संचालन किसके होता है? तो आयाम मॉड्यूलन का होता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि डायनमो परिवर्तित करता है किस चीज़ को? देखिए डायनमो जो है ये आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत यानी विद्युत बनाने वाला एक प्रकार का यंत्र है। ठीक ना, ये जो है आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित हो जाए, कि विद्युत ऊर्जा है, ठीक नहीं, विद्युत ऊर्जा जा रही, ठीक ना, जब ये गति में परिवर्तित हो जाता है तो गति में तो तब इस पर क्या आता है? इसका उष्मा का क्या प्रभाव है? देखिए उष्मा जो है इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, वैसा का ही वैसा रहता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्मा की कोई हानि नहीं होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा अर्धचालक है? ठीक, देखिए आवर्त सारणी में क्या होता है कि देखिए आवर्त सारणी में ऐसे होता है, देखिए यहाँ एक जिगजैग लाइन रहता है। ठीक, यहाँ जिगजैग लाइन रहता है। देखिए जिगजैग लाइन के जो है दाहिनी ओर क्या रहता है? तो ये सारा अधातु रहता है, अधातु रहता है। ठीक, और बाईं ओर क्या रहता है कि सारा धातु रहता है। ठीक, और ये जिगजैग लाइन पर क्या रहता है? तो ये जिगजैग लाइन पर आपको उपधातु रहता है जिसे अर्धचालक कहते हैं। ठीक, उपधातु रहता है। ठीक ना, जितना भी उपधातु है ये सब क्या है? आपको अर्धचालक है। ठीक, अब देखिए उपधातु टोटल कितना है? तो टोटल उपधातु की संख्या 7 है। ठीक, अब देखिए सातों उपधातु को देख लेते हैं, ये ध्यान में रहना बहुत जरूरी है। ठीक, देखिए पहला उपधातु है आपको बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टुलूरियम और पोलिनियम। ठीक, ये सब क्या है आपको? तो ये उपधातु है जिसका गुण कैसा होता है? तो अर्धचालक का गुण होता है। ठीक ना, यहाँ हमसे क्या पूछा है? कौन अर्धचालक है? तो अर्धचालक कौन होगा? जो उपधातु होगा तो वो अर्धचालक होगा। ठीक, देखिए इस समय से देखिए सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। ठीक, नहीं यही अर्धचालक होगा। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में भारी जल बनाया जाता है। ठीक, देखिए भारत में जो भारी जल बनाया जाता है ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपको भारी जल बोर्ड के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? तो भारी जल बोर्ड के द्वारा। ठीक, ये जो है भारी जल बोर्ड इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय इसका जो है मुंबई के इसका मुख्यालय है आपको मुंबई के ट्रॉम्बे में। ठीक, ट्रॉम्बे में। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहाँ बनाया जाएगा? ट्रॉम्बे में। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए भारी जल बोर्ड जो है इसका कुल जो है ना आपको 7 भारी संयंत्र है, मतलब इसका 7 को और संयंत्र है। ठीक, देखिए 7 को संयंत्र और है, तो ये कहाँ कहाँ है? ठीक, देखिए सबसे पहला ये बड़ोदरा में है, बड़ौदा, हजीरा, कोटा, मनुगुरु एक जगह है वहाँ पर भी है। उसके बाद देखिए आपको तालचेर, थाल और तूतीकोरिन में। ठीक, तूतीकोरिन यहाँ सब जो है ना आपको भारी जल बनाया जाता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ट्रॉम्बे में भारी जल बोर्ड है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? देखिए द्रव्यमान संख्या क्या होता है तत्व का? देखिए कोई तत्व है, ठीक, देखिए इसके नाभिक में क्या होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ठीक, और इसके कोष में जो कि बाह्यतम कोष में कि इसके जो ऑर्बिट होता है इसमें जो है ना आपको इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ठीक, यहाँ जो इसका जो होता है द्रव्यमान संख्या, जो कोई भी तत्व है उसका द्रव्यमान संख्या क्या होता है? इसमें नाभिक में स्थित जो होता है उसका होता है। ठीक ना, ये जो नाभिक में स्थित है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसी के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी के योग के बराबर होता है। तो ये देखिए यहाँ हमको क्या दिया हुआ है? देखिए एक तत्व में जो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दिया हुआ है। ठीक है, हमको इलेक्ट्रॉन दे दिया है। ठीक ना, अगर देखिए इस पर कोई आवेश नहीं है, देखिए हमको आवेश नहीं कहा है। ठीक है, इसका मतलब आवेश नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना आपको किसके बराबर हो जाता है? तो ये आपको प्रोटॉन के बराबर हो जाता है। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमको दे दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके? प्रोटॉन के बराबर हो जाता है। ठीक ना, तो यहाँ तो 18 प्रोटॉन हो जाएगा और 20 क्या हो जाएगा आपको? तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का योग क्या होता है? तो द्रव्यमान संख्या होता है। तो दोनों को योग कर देंगे तो 18 और 20 कितना हो जाएगा? देखिए 8 2 1 3 38 हो गया। ठीक, यानी कि 38 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि राइबोजाइम्स होते हैं। देखिए राइबोजाइम्स क्या होता है? ये देखिए राइबोजाइम्स जो है देखिए इसका एक और नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम। ठीक, क्या है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम। ठीक, एंजाइम इसका एक और नाम ये है। ठीक, और ये जो है आपको ये आरएनए अणु है। ठीक, ये कैसा अणु है? तो ये आरएनए अणु है। ठीक ना,
और ये जो है इसका देखिए यूज कहाँ पर होता है, ये जो है ना आपको विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रिया में इसका यूज होता है, ठीक है ना। वहाँ पर जो है ये अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने में ये यूज होता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि राइबोसोम क्या होता है, तो ये आपको आरएनए होता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य की श्रव्य की सीमा क्या होती है। कि श्रव्य की सीमा मतलब क्या हुआ कि उसको सुनने की सीमा क्या होती है, मतलब कितना हर्ज से कितना हर्ज के बीच की ध्वनि को मानव सुन सकता है, ठीक। ये जो है आपको 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच की ध्वनि को ये सुन सकता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। नहीं यहाँ देखिए 20,000 हर्ज को 20 किलो हर्ज भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणुओं का, ठीक ना। देखिए समस्थानिक जो होता है ये किसी भी जो है जैसे एक ही तत्व का परमाणु है, ठीक ना, उसका जो है ना आपको परमाणु क्रमांक सेम होगा, ठीक। और परमाणु द्रव्यमान जो होता है ये भिन्न भिन्न होता है, ठीक ना। इसे ही समस्थानिक कहते हैं, ठीक। जैसे देखिए यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम 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 ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है, ठीक। देखिए प्रोटियम, देखिए हाइड्रोजन प्रोटियम को H11 कहते हैं, ड्यूटेरियम को H12 और ड्यूटेरियम को H13 कहते हैं, ठीक। देखिए यहाँ देखिए परमाणु क्रमांक जो नीचे देखिए एक एक सब में परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान देखिए प्रोटियम का 1 हो गया और ड्यूटेरियम का 2 हो गया और टाइटेरियम का 3 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका देखिए परमाणु क्रमांक अलग है और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, ठीक ना। तो यही क्या हो गया, समस्थानिक हो गया। तो ये देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, नहीं ये तो गलत दिया हुआ है। यहाँ परमाणु द्रव्यमान परमाणु क्रमांक होना चाहिए अलग सेम, ठीक ना। यहाँ देखिए कहा है कि परमाणु भार भिन्न भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान, ठीक। यही बात तो है, यहाँ पर देखिए गुण है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकता है और अपना शिकार भी कर सकता है, इसका क्या कारण है, ठीक। देखिए चमगादड़ क्या करता है कि ये जो है ना एक तरंग छोड़ता है, ठीक ना। यानी कि कौन सा तरंग छोड़ता है, तो ये पाराध्वनि तरंग निकालते हैं, ठीक ना। ये पाराध्वनि तरंग जैसे ये निकाला यहाँ से, ये चमगादड़ है, ठीक। ये कोई चमगादड़ है, यहाँ से ये पाराध्वनि तरंग निकाला, ठीक। ये निकालता है जिससे कि अगर कोई अवरोध है तो ये पुनः वापस चलाता है, ठीक। ये पुनः वापस चलाता है, इससे पता चल जाता है कि आगे कोई अवरोध है, ठीक। तो ये अपना मार्ग बदल लेता है, ठीक। तो इस जो है अंधेरा में भी उड़ सकता है, ठीक। तो ये इसी कारण से उड़ सकता है, ठीक। तो इसका देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन में एम जाए कि उनकी आंखों में तारे बड़े होते हैं, नहीं ये तो नहीं होता है। बी है कि उसकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, ये भी नहीं होगा। सी है कि प्रत्येक चिड़िया ऐसे कर सकता है, नहीं ये तो गलत है। देखिए डी में दिया है कि वे पराध्वनि तरंगे निकालती है और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होती है, ठीक है। ये पराध्वनि तरंग निकाला और ये इन्हें बता दिया कि जाने ये आगे अवरोध है या नहीं है, ठीक। तो इसी कारण से आगे बढ़ते जाता है, देखता है कि अवरोध नहीं है तो आगे बढ़ जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में क्या होता है। देखिए मानव शरीर में जो होता है लगभग जल का जो है ना ये 70% भाग होता है, अधिकतर मानव शरीर का बना होता है तो ये जल से ही बना होता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 70% पानी भाग, ठीक। और इसका अगर भाग पूछेगा तो ये 2/3 होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एंजाइम क्या है। देखिए एंजाइम क्या है, देखिए एंजाइम जो है ये मूल रूप से प्रोटीन होता है, ठीक है। एंजाइम क्या होता है, तो ये मूल रूप से जो है ना ये प्रोटीन होता है, ठीक। प्रोटीन होता है, ठीक ना। ये जो है आपको ये वायु उत्प्रेरक के रूप में भी काम करता है, ठीक। ये क्या करता है आपको, तो ये आपको वायु उत्प्रेरक के रूप में ये जैव रासायनिक क्रियाओं में ये उत्प्रेरित करता है, ठीक ना। यानी कि जैव रासायनिक क्रिया को ये वायु उत्प्रेरक के रूप में क्या करता है ये, तो ये जैव रासायनिक अभिक्रिया को जैव रासायनिक क्रिया को ये उत्प्रेरित करता है, ठीक ना। उत्प्रेरित करता है, ठीक। उत्प्रेरित करने का मतलब क्या हुआ कि उसके गति को जो है ना बढ़ाने का काम करता है, ठीक। तो यहाँ क्या है, तो एंजाइम क्या है, तो एंजाइम देखिए एक प्रकार से क्या है, तो ये वायु उत्प्रेरक है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि आपके लिए वीडियो यूजफुल है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक। और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक भी कर लें, ठीक। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल PDF पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख ले, ठीक। और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।